Hello guys, my name is Tanuja Sharma. I'm your chemistry teacher and welcome to CBS. आज का हमारा टॉपिक होने वाला है स्टोशियोमेट्री एंड लेट मी टेल यू दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपकी पूरी की पूरी फिजिकल केमिस्ट्री के लिए, आयनिक इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, जो आपके आने वाले चैप्टर्स हैं 11th के भी और 12th के भी. ठीक है, तो दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई होप इस लेक्चर को देखने से पहले अपने पुराने लेक्चर्स देख लिए होंगे, तभी आपको ये लेक्चर भी समझ में आएगा. ओके, चलिए सबसे पहले समझते हैं कि स्टोशियोमेट्री कॉन्सेप्ट होता क्या है, कहाँ लगता है. ठीक है, देखो बेटा जी, इट इज बेसिकली कैलकुलेशन, कुछ नहीं है, बस मैथमेटिकल कैलकुलेशन है. ये जो स्टोशियोमेट्री कॉन्सेप्ट है जस्ट अ मैथमेटिकल कैलकुलेशन. ठीक है, इट इज द कैलकुलेशन इन्वॉल्व to calculate amount of reactant and product involved in a reaction. देखिए बेटा जी, किसी भी रिएक्शन में कितना अमाउंट रिएक्टेंट का या प्रोडक्ट का इन्वॉल्व होता है, ये कॉन्सेप्ट कौन बताता है? यही कौन बताता है? स्टोशियोमेट्री. और यही कॉन्सेप्ट क्या है? स्टोशियोमेट्री कॉन्सेप्ट. ठीक है, देखिएगा, अगर मान लीजिए मैंने लिखा है N2 + 3H2 और इसने दिया 2NH3. सबसे पहले तो बेटा जी ये याद रखिए, जब भी आप स्टोशियोमेट्री कॉन्सेप्ट लगाते हैं या फिर मोल कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं, दैट रिएक्शन शुड बी बैलेंस्ड. ये कई बच्चों को पता नहीं होता और वो मोल कॉन्सेप्ट लगा रहे होते हैं और गलत हो जाता है. बेटा जी, मोल कॉन्सेप्ट लगाने के लिए रिएक्शन शुड बी बैलेंस्ड. जब आप इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट लगाते हो तो नहीं भी बैलेंस होगी तो आपका काम चल जाएगा. इट्स ओके, आपको वहां पर बैलेंस करने की जरूरत नहीं होती, बट यू नीड टू बैलेंस द रिएक्शन हियर. ठीक है, व्हेन यू आर अप्लाइंग मोल कॉन्सेप्ट और स्टोशियोमेट्री कॉन्सेप्ट. ठीक है, मोल के अंदर ही आता है बेटा ये. अब देखिएगा बेटा जी, यहाँ पर मैंने क्या लिखा? N2 + 3H2 gives you 2NH3. आपको नजर आ रहा है कि बैलेंस्ड इक्वेशन है, राइट? भाई यहाँ पर 2 N है, N2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 6 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 6 है. ठीक है, ये बैलेंस्ड इक्वेशन है, राइट? अच्छा, एक बात बताइए, क्या मैं इसको ये लिख सकती हूँ कि इसका जो एक मोल है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 1, यहाँ पर लिखा है 3, यहाँ पर लिखा है 2. बेटा जी, इन्हीं को बोलते हैं हम स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट. ठीक है, क्या बोलते हैं? स्टोशियोमेट्री. पूरी आप लिख लेना बेटा जी, कोएफिशिएंट. ठीक है, अच्छा अब आगे समझते हैं कि यहाँ पर जो भी लिखा होगा, ठीक है, जो भी लिखा है वो स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है. अब उसमें भी क्या लिख सकती हूँ कि ये जो स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उसको ले लो, वो जो है उसका 1 मोल ये 3 मोल से कंबाइन होकर क्या दे रहे हैं बेटा जी? 2 मोल दे रहे हैं. ठीक है, अब आप मोल के बजाय अगर आपका मन है तो आप मॉलिक्यूल भी यूज कर सकते हो और आप लिख सकते हो कि यहाँ पर स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लिखा, एक मॉलिक्यूल 3 मॉलिक्यूल से कंबाइन होकर 2 मॉलिक्यूल देता है. किसके? अमोनिया के. ठीक है, प्रॉपर्ली बोला जाए तो ये रिएक्शन होगी कि N2 का एक मॉलिक्यूल इसके 3 हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल से कंबाइन होकर अमोनिया के 2 मॉलिक्यूल देता है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. बेटा जी, मोल हो गया, मॉलिक्यूल हो गया. अब आप एक बात सोचिए कि जो एक मोल है वो कितने के बराबर होता है? अगर मैं ग्राम्स में बात करूं, ठीक है, तो उसके मोलर मास के बराबर होगा, राइट? तो यहाँ पर मॉलिक्यूल है तो मोलर मास होगा. ठीक है, अगर किसी ने लेक्चर नहीं देखा तो बेटा पहले वो लेक्चर देख लो. ठीक है, तो अब यहाँ देखिए, N2 का नाइट्रोजन का कितना होता है? 40. तो इसका कितना हो गया? 28 ग्राम. डबल हो जाएगा, राइट? इसका कितना? 6 ग्राम. इसका कितना? 34 ग्राम. यानी कि बहुत सिंपल है, इसका 28 ग्राम इसके 6 ग्राम से कंबाइन होकर 34 ग्राम देता है. देखिए, अगर आप इनको ऐड करेंगे तो 34 ही आ रहा है. ठीक है, ये कौन सा लॉ है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. ये जो मास होता है किसी भी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने के दौरान क्या होता है बेटा जी? कंजर्व रहता है. ओके, मास को जैसे भी थर्मो में लॉ पढ़ते हैं, अभी आपने पढ़ा नहीं है कि एनर्जी को ना बनाया जा सकता है ना ही डिस्ट्रक्ट किया जा सकता है. एनर्जी को सिर्फ क्या किया जा सकता है बेटा जी? ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है. ऐसे ही मास है, मास को आप क्रिएट नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, कन्वर्ट कर सकते हो.
ठीक है, देखा आपने, कन्वर्जन ही हो रहा है। और जो मास है वो क्या होता है बेटा जी, कंजर्व रहता है। रिएक्टेंट का जो मास होगा टोटल, वो प्रोडक्ट के मास के इक्वल होगा। ठीक है, वो आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैं एक चीज जो नहीं लिख सकती हूँ वो ये है कि इसका 1 ग्राम इसके 6 ग्राम से कंबाइन होकर 6 ले लो, या सॉरी 3 ग्राम ले लो, यहाँ पे स्टोइचियोमेट्री 3 है ना, 3 ग्राम से कंबाइन होकर इसके 2 ग्राम देता है। ठीक है, आपको नजर ही आ रहा होगा बेटा जी कि सरासर बिल्कुल बिल्कुल गलत है। ठीक है, बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है, समझ में आ रहा है आपको? क्योंकि बेटा जी हम यहाँ पर मोलर मास लेते हैं, स्टोइचियोमेट्री का मास नहीं ले सकते, और मोस्टली बच्चे यही गलती करते हैं। ठीक है, कि सब कुछ तो मैम ने बताया था या सर ने बताया था कि इक्वल है, चलो फटाफट ग्राम्स भी रख देते हैं और सवाल हो जाता है बेटा जी इस तरीके से गलत। अगर आप ग्राम्स में ले रहे हैं तो उसका मोलर मास लीजिए। ठीक है, स्टोइचियोमेट्री का कोएफिशिएंट लेकर ग्राम्स के साथ खेल मत करिएगा, अदरवाइज सवाल गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा जी। अब यहाँ पर एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आती है, वो आता है वॉल्यूम। बेटा जी आप लिख सकते हो कि इसका जो एक वॉल्यूम है वो इसके 3 वॉल्यूम से कंबाइन होकर इसके 2 वॉल्यूम देता है। ठीक है, आप ये भी लिख सकते हो। अब यहाँ देखिएगा बेटा जी, जो एक वॉल्यूम है आपको पता है, सिंपल पता है बेटा जी, जो मोलर वॉल्यूम होता है वो कितना होता है, 22.4 लीटर्स, है ना, अगर लीटर में देखा जाए तो, और 22,400 ml होता है। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि जो एक वॉल्यूम है उसकी जगह मैं लिख दूं 22.4 लीटर ऑफ N2 कंबाइंड विद, यहाँ पर कितना 3 वॉल्यूम था ना, 3 इंटू 22.4 लीटर। एमएल्स में जाते हैं, एमएल्स में ले लीजिए, मुझे कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, कितना देता है 2 इंटू 22.4 लीटर। बेटा इतने इजी तरीके से आपको कोई नहीं समझाएगा, इतना इजी मेथड है ये। अगर आपको ये चीज समझ में आती है तो सवाल कुछ भी नहीं है, सवाल है सिर्फ यूनिटरी मेथड। अगर आपको ये चीज क्लियर होती है तो ठीक है, तो इसको बहुत ध्यान से समझिए, सवालों में कुछ नहीं होगा, यूनिटरी मेथड के अलावा कुछ भी नहीं होगा। दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट, इसको, ये मेन है, इसको समझिए। अब देखो मैंने क्या समझाया आपको, अब यहाँ ध्यान से समझना। मैंने कहा कि एक वॉल्यूम होता है भाई 22.4 लीटर के बराबर, चाहे आप ले सकते हैं, ये मैंने पुराने लेक्चर्स में भी बताया है, या आप ले सकते हैं 22,400 ml। ठीक है, आप कुछ भी ले लीजिए। अब देखिए बेटा, तो अब यहाँ देखिए बेटा जी, ये मैंने इसके इक्वल रख दिया। अब यहाँ पर ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनना बेटा जी, 1 मोल कंबाइन हुआ 3 मोल के साथ और 2 मोल दिए। ठीक है, आपका मन नहीं कर रहा मोल का, या सवाल में गिवन है मॉलिक्यूल से करिए। ठीक है, कितने मॉलिक्यूल कंबाइन होके कितने मॉलिक्यूल दिए, तो आप मॉलिक्यूल यूज कर लीजिए। एक मॉलिक्यूल 3 मॉलिक्यूल से कंबाइन होके कितना देता है, 2 मॉलिक्यूल देता है। ठीक है, आपका बिल्कुल मन नहीं कर रहा, सवाल में ग्राम्स में गिवन है तो आप ग्राम्स में रखिए। ठीक है, सवाल में वॉल्यूम में गिवन है तो आप वॉल्यूम में रखिए। बट इस चीज का ध्यान रखिएगा बेटा जी कि जो ऑल गैसेस हैं, ऑल गैसेस जब आप ये वाला यूज करेंगे, शुड बी एट सेम टेम्परेचर प्रेशर, शुड बी एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। और दूसरी चीज, जब आप ये वाली चीज अप्लाई करोगे, यानी कि ये लोगे वॉल्यूम्स में लोगे, तो हमेशा गैसेस ही होनी चाहिए, ऑल गैसेस होनी चाहिए बेटा जी, सारी की सारी गैसेस होनी चाहिए। ठीक है, अगर एक मान लीजिए सारी की सारी गैसेस नहीं होती है, या गैसेस पर ही ये लॉ अप्लाई होता है, मान लीजिए आपके सॉलिड गिवन है, ठीक है, आपके सॉलिड गिवन है, तो आप सॉलिड्स पर ये फॉर्मूला, ये वॉल्यूम वाले तरीका आप नहीं अपनाओगे। ठीक है, अच्छा अब एक बात समझिए, क्या होगा अगर, ये तो मैंने बता दिया आपको, मान लीजिए सारे सॉलिड गिवन है, तो सारे सॉलिड पर आप वॉल्यूम नहीं लगा सकते, लेकिन मान लीजिए सॉलिड और गैस गिवन है, तो आप क्या, आपको परेशानी हो जाएगी फिर तो, है ना। जैसे मान लीजिए मैंने इक्वेशन का लिख दूं, क्या लिख देते हैं, CaCO3 है, gives you CaO plus CO2। ठीक है, अब तो परेशानी हो गई, यहाँ तो सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, लेकिन ये क्या गैस है। ठीक है, तो अब बेटा जी ध्यान से समझिएगा, आप उसको गैस में ले सकते हो, इसको आपको दोनों को ग्राम्स में लेना पड़ेगा क्योंकि सॉलिड है।
समझ गए? सॉलिड है, मोल में ले लो, ग्राम्स में ले लो, मॉलिक्यूल्स में ले लो, कोई परेशानी नहीं है। गैसेस में नहीं ले सकते हो, यानी 22.4 लीटर यूज नहीं करोगे, सिर्फ किसके लिए यूज करोगे? गैस के लिए यूज करोगे। इतनी बात आती है, ठीक है, गुड। अब आगे समझो, बहुत ध्यान से समझो बेटा जी। अगर सवाल में मान लीजिए वो आपसे सॉलिड पूछ लो तो आप ग्राम से ग्राम कनेक्ट कर लोगे, है ना। लेकिन मान लीजिए अगर वो आपसे इससे ये पूछ ले सॉलिड से कितना गैस बन रहा है, ठीक है, 100 ग्राम सॉलिड है, ये 100 ग्राम लिया तो उससे कितना गैस फॉर्म हो रही है, CO2 फॉर्म हो रही है, ये बताओ। तो परेशानी आ गई। तो अब इस टाइम पर आपको क्या करना है कि यहाँ पर आप वॉल्यूम का और इसका क्या ग्राम्स का रिलेशन ढूंढोगे। वो रिलेशन कहाँ से निकलेगा? वो रिलेशन निकलेगा यहाँ से। ध्यान से समझिएगा बेटा जी। अब इस टाइम पर आपका जो मन है, जिससे मन है उससे कनेक्ट करिए। मान लीजिए इतना कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत ध्यान से समझिए कि यहाँ पर इसका एक मोल कंबाइन होकर 2 मोल देता है, ठीक है। अब मैं ये भी तो बोल सकती हूँ कि इसका एक मोल अमोनिया के 2 वॉल्यूम देता है, बोल सकती हूँ ना मैं? क्लियर? या मैं ये भी तो बोल सकती हूँ कि इसका एक मोल इसके 34 ग्राम देता है, क्लियर? या फिर इसका एक मोल इसके 2 मॉलिक्यूल देते हैं। क्लियर हो रही है बात? समझ आ रही है? आपको ये समझना है कि अब आप इसको इनके किसी के भी इक्विवेलेंट रख सकते हो, बस ये नहीं आएगा बीच में। ये मैं हटा दे रही हूँ बेटा जी, लेकिन अपनी कॉपियों में जरूर मेंशन कर लेना, ठीक है। अब आप इसको किसी के भी इक्वल रख सकते हो, अब आप इसको इनमें से किसी के इक्वल रख सकते हो, अब आप इसको इनमें से किसी के इक्वल रख सकते हो। यानी कि जो भी मैंने बताया उसमें आपको अगर मन है तो ग्राम ग्राम में रिलेशन फाइंड आउट कर लीजिए, ग्राम वॉल्यूम में कर लीजिए, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्लियर? बात समझ आ गई? चलो, अगर इतना समझ आया है तो अब हम सवालों की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं बेटा जी। ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट, ठीक है। कॉन्सेप्ट अभी लिख लीजिए, जब सवाल करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। मैंने अभी तक क्या समझाया बेटा जी आपको कि स्टोइचियोमेट्रिक कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं है, एक सिंपल सी कैलकुलेशन है, ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जिसमें आप किसी को भी किसी के भी इक्विवेलेंट रख सकते हो और यूनिटरी मेथड से कैलकुलेशन करनी है बस, ठीक है। अगर यूनिटरी मेथड भी नहीं अप्लाई कर पाओगे तभी सवाल नहीं होंगे बेटा जी। हाँ, अब देख लो 10th क्लास का मैथ लगेगा, बिल्कुल 10th क्लास का मैथ, उससे ऊपर है ही। मैं दूसरा मार्कर ले लेती हूँ, जाओ करो। अब देखो बेटा जी, हाँ क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन लिखिए, आप लोग भी लिख लीजिए। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ CO2, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ CO2 evolved by 20 gram of CaCO3 at NTP, ये पूछ रहा है आपसे, ठीक है। अब समझिए बेटा जी, हमारे पास क्या है? CaCO3। अब सबसे पहले तो इन सवालों के लिए बेटा जी इक्वेशंस आनी चाहिए। इक्वेशंस कैसे आएंगी? प्रैक्टिस से आएंगी, ठीक है। बिल्कुल अभी आपको कुछ जब आप क्वेश्चंस करोगे ना तो आपको पता चलेगा कि 10-12 इक्वेशंस हैं जिनसे ऊपर सवाल नहीं आ रहा, उन्हीं में पूछ रहा है, ठीक है, उससे ऊपर नहीं पूछेगा। अब देखिए, जब आप CaCO3 को हीट करोगे तो बनेगा CaO + CO2। बेटा जी मैं लिख कर दे रही हूँ, सवाल में लिखा नहीं आएगा, वो आपको खुद से पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखो, इसको आपने हीट किया तो ये बन गया, बहुत सिंपल। मैं लिख सकती हूँ इसका एक मोल कंबाइन होकर, एक मोल हीटअप होने के बाद में इसका एक मोल और इसका एक मोल देता है, राइट। मैं ये भी लिख सकती हूँ कि इसका एक मॉलिक्यूल से इसका एक मॉलिक्यूल, इसका एक मॉलिक्यूल बन सकता है, राइट। मैं ये भी लिख सकती हूँ कि इसका 100 ग्राम, बेटा जी अगर आप इसका मास कैलकुलेट करेंगे तो इसका टोटल मास जो आएगा वो आएगा 100 ग्राम, ठीक है। इसका 100 ग्राम CO2 का कितना है बेटा जी? 44 ग्राम। अब आपको पता है कि ये गैस है, ठीक है, और इसका कितना है? 56 ग्राम, ठीक है।
देखो सबसे पहले तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास देख लो, हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। उसने सवाल में क्या पूछा है, ये तो मैंने ऐसे ही लिख दिया। अभी उसने क्वेश्चन में पूछा कैलकुलेट द वॉल्यूम, वॉल्यूम पूछा, यानी कि मुझे ये वाली टर्म जो है वो वॉल्यूम में चाहिए, हटा देती हूँ। स्टोइचियोमेट्री देखो बेटा, बैलेंस्ड इक्वेशन है, कैल्शियम एक, कार्बन एक और ऑक्सीजन तीन। ठीक है, मैं यहाँ क्या लिख दूं, मुझे वॉल्यूम में चाहिए, तो मुझे क्या मिलता है इसका, एक वॉल्यूम, इसकी कोई बात नहीं होगी, इसको हटा दो। ठीक है, इवॉल्व्ड बाय 20 ग्राम, 20 ग्राम से कितना मिलता है, तो यानी कि मुझे यहाँ पर क्या लेना है, ग्राम्स के फॉर्म में, वहां क्या लेना, वॉल्यूम के फॉर्म में। बहुत सिंपल। अब बताइए एक वॉल्यूम में कितने लीटर्स होंगे, कितने लीटर्स होंगे बताइए, 22.4 लीटर। क्लियर? यानी कि बहुत सिंपल है, 100 ग्राम से 100 ग्राम CaCO3 को अगर हीटअप किया जाए तो मुझे 22.4 लीटर ऑफ CO2 मिलता है। 1 ग्राम को अगर मैं हीटअप करूं तो मुझे 22.4 बाय 100 इंटू 100 मिलेगा, सॉरी यही मिलेगा। ठीक है, और अगर मुझे 20 ग्राम को हीटअप करना है तो क्या मिलेगा बेटा जी, 22.4 100 मल्टीप्लाई बाय 20। बताइए जरा, क्लियर हो रही है बात, समझ आ गई? अब देखो यहाँ पर कैलकुलेशन करनी है बेटा जी, कभी भी इसको जीरो को आपको काटना है, बिल्कुल काटिए, कभी इसको 5 मत करिए, 5 करेंगे तो आपको डिवाइड करना मुश्किल हो जाएगा। आप क्या करो, यहाँ पर 10 है ना नीचे, तो मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 844। और कितना, एक पॉइंट पहले से और 10 से डिवाइड हुआ तो यहाँ आ गया 4.48 लीटर्स। बताओ समझ आया सवाल? मैंने क्या कहा था, कि सिर्फ आपको ये चीज लिखनी आनी चाहिए, उसके बाद बिल्कुल यूनिटरी मेथड है। आपको इस कॉन्सेप्ट में 2-3 बातों का ध्यान रखना है। पहली चीज, जब भी आप मोल कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, ठीक है, जब भी आप मोल लगाएंगे, रिएक्शन शुड बी बैलेंस्ड। इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो रिएक्शन को बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। ओके, अब आगे चलते हैं कि आपको जो भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चीजें हैं उनको लिखना है, बाकी फालतू कुछ मत लिखिए। क्वेश्चन में जिसके बारे में बात हुई है सिर्फ उन्हीं को लिखिए। उसने कहा था वॉल्यूम के टर्म्स में लिखो, मैंने वॉल्यूम के टर्म्स में लिखा, उसने कहा ग्राम्स के टर्म्स में, मैंने ग्राम्स के टर्म्स में उसको लिख दिया, और यूनिटरी मेथड से जो सवाल वाला पूछ रहा था मैंने वो बता दिया। ठीक है, उससे ज्यादा हमें अपनी बुद्धि दौड़ानी ही नहीं है बेटा, जितना सवाल में पूछे सिर्फ उतना करिए। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए क्वेश्चन लिखिए, हाउ मेनी मोल्स ऑफ, मैं इसको हटा रही हूँ, मैं आपको क्वेश्चन लिखूं, हाउ मेनी मोल्स ऑफ KClO3 को हीट करेंगे हम, सोचो क्या बनेगा, क्या बनेगा, हाउ मेनी मोल्स ऑफ KClO3 टू बी हीटेड टू प्रोवाइड बेटा आप लिख लो क्वेश्चन, हाउ मेनी मोल्स ऑफ KClO3 टू बी हीटेड टू प्रोवाइड 5.61 liter of O2 at NTP। ठीक है, लिख लिया? ओके, हाउ मेनी मोल्स ऑफ KClO3 टू बी हीटेड और शुड बी हीटेड, कुछ भी लिख सकते हो, टू प्रोड्यूस या प्रोवाइड 5.61 लीटर ऑफ O2। क्लियर? मुझे लिखने की जरूरत तो नहीं है। ओके, याद है बेटा क्वेश्चंस, तो मुझे लिखने में टाइम लगेगा, मैं लिख तो दूंगी, बट अब तो मैं लिख ही लिया तो दैट्स ओके। अब देखते बेटा जी, KClO3 को जब आप हीट अप करोगे तो क्या बनेगा, KCl प्लस क्या मिलेगा बताओ, O2, ये मिलेगा। ठीक है, अब सबसे पहले इस रिएक्शन को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है, तो आप 3 कैसे करोगे बेटा जी, यहाँ पर आप क्या करिए, 3 कर लीजिए। जब आप यहाँ 3 करेंगे तो यहाँ 6 हो जाएगा, और यहाँ 2 करिए, यहाँ 2 करिए। ठीक है, ये मैंने बैलेंस कर ली, आप अपने तरीके से भी बैलेंस करोगे, लास्ट में यही आएगा। ओके डन, आगे बढ़े। अब मुझे ये दिख रहा है कि इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है, इसका भी 2 है और इसका 3 है। ठीक है, ओके देखो, अब उसने कहा कि मुझे 5.61 लीटर ऑफ O2 चाहिए।
कितना इसका मोल हीट करना पड़ेगा। तो मैं ये लिख सकती हूँ, मोल पूछ रहा है मोल में, तो यहाँ तो 2 ही मोल लिख दो, यहाँ तो 2 ही मोल लिखो, सवाल भी ऐसी तो गिवन है। और ये क्या है बेटा जी, लीटर्स में, तो यहाँ वॉल्यूम लिखो, इसके 2 मोल से कितना मिलता है, इसका 3 वॉल्यूम मिलता है। 3 वॉल्यूम माने 3 इंटू 22.4 लीटर, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अब समझिए बेटा जी, अब देखो अगर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, अगर क्वेश्चन में इस साइड की चीज पूछे तो एरो लगाओ इस तरफ, और अगर क्वेश्चन में इस तरफ की चीज पूछे तो एरो लगाओ उल्टा। जिसको पूछ रहा है उसके तरफ एरो होना चाहिए हमेशा। ये नहीं पूछा ना, हमसे क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ KClO3 टू बी हीटेड, KClO3 के कितने मोल हीट करें कि हमें 5.61 लीटर ऑफ O2 मिले। तो यानी ये पूछ रहा है ना, ये KClO3 के बारे में पूछ रहा है, तो एरो का साइन उल्टा। ठीक है, अब देखिएगा बेटा जी, अगर मुझे इसका 1 लीटर, इसके 1 लीटर से करना है तो 2 इंटू 22.4 मोल लगेंगे इसके। और इसका कितना लीटर गिवन है, 5.6 लीटर, 61 5.61। ठीक है, अब देखो तो ये कितना हो जाएगा, 2/3 मल्टीप्लाई 22.4 5.61। क्लियर। अब बेटा जी अगर आप लोगे इसको तो ये कट जाएगा बेटा जी, इससे 4 टाइम्स कट जाएगा ये। ठीक है, आई थिंक ये 1 मत लो तुम, 5.6 ले लो बस। ठीक है, 5.61, हाँ ये 4 टाइम्स कट जाएगा, ये हो गया 2 और ये आ जाएगा बेटा जी आपका 1/6 मोल। ठीक है, 0.166। ठीक है, क्लियर, 1/6 मोल आ गया KClO3 का। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई। मैंने एरो का कॉन्सेप्ट बता दिया, इधर की चीज पूछे तो उस तरफ एरो लगाइए, इधर की पूछे तो उस तरफ एरो लगाइए, जिसको भी पूछ रहे हो उसकी तरफ एरो होना चाहिए। क्लियर, डन। उसके बाद क्या है सर, यूनिटरी मेथड। 3 चीजें बताई मैंने, सबसे पहला क्या, रिएक्शन बैलेंस, दूसरी चीज कि अगर ये लिखिए, इसको आप ध्यान से लिखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ध्यान से बिल्कुल लिखना है। फिर तीसरी चीज यूनिटरी मेथड, बस यही है स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। आई होप इतना समझ आ रहा होगा। अगर नहीं समझ आ रहा है बेटा कुछ भी, अगर आपको परेशानी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि मैम ये वाले प्रॉब्लम में या ये वाले सेक्शन जो है ये आप दोबारा ले लीजिए या व्हाटएवर। ठीक है, जो भी आपको समझ नहीं आता है, जिस भी टॉपिक में आपको दिक्कत है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं बेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा जी, कैलकुलेट द मास ऑफ CaCO3, calculate the mass of CaCO3। बताओ CaCO3 और CO2 ले लेते हैं। ठीक है, required to obtain 280 ml of CO2 at NTP, ये पूछे बेटा जी। ठीक है, at NTP। क्लियर। और रिएक्शन इसमें मैं आपको खुद देती हूँ, रिएक्शन ये आपको गिवन है, CaCO3 plus HCl gives you CaCl2, और क्या बनेगा बेटा जी, H2CO3 बनेगा। H2CO3 को आप तोड़ेंगे H2O plus CO2। ठीक है, डोंट वरी, रिएक्शन क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन है ये, और ये रिएक्शन गिवन थी। ठीक है, चलो बैलेंस कर लेंगे बेटा इसको, CaCl2 यहाँ आ जाएगा 2 H2, और रिएक्शन हो गई है बैलेंस। हाँ बैलेंस हो गई है। ठीक है, क्लियर। अब देखिएगा बेटा जी, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आपको नजर आ रहे होंगे, है ना, नजर आ रहे होंगे बेटा जी। तो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पर, इसका 1 है, इसका 2 है, 1 1 1। अब मैंने क्या बताया था आपको, सबसे पहली चीज ठीक से लिखना, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। सॉरी, पहली चीज थी बैलेंस करना, तो बैलेंस कर ली। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, ठीक से लिखना। लिखो ठीक से, क्या लिखना है हमें, मास ऑफ CaCO3 के बारे में बात हो रही है, तो चलो इसके बारे में बात हो रही है, और CO2 के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो मतलब बाकियों से हमें कोई मतलब नहीं है, उनको छोड़ दो। ठीक है,
ओके, तो यानी कि इसका जो एक मोल है, उससे मुझे इसका एक वॉल्यूम मिलता है, क्योंकि उसकी टर्म्स, इसकी जो बात हो रही है वॉल्यूम के टर्म्स में बात हो रही है। ओके, अब देखिएगा बेटा जी, इसका मास पूछ रहा है, यानी कि ग्राम्स में होना चाहिए। अब मुझे बताइए, एक मोल बराबर उसका मोलर मास होता है, ठीक है, तो इसका मोलर मास कितना होगा, कैलकुलेट करेंगे। इसका 40 आता है, कार्बन का 12 है, ऑक्सीजन का कितना 16 इंटू 3, तो टोटल मिला के 100 ग्राम इसका मास आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक वॉल्यूम में ml में गिवन तो 22,400 ले लूं, कोई दिक्कत किसी को नहीं, क्योंकि ml में गिवन था। अब देखिए बेटा जी, एरो किस तरफ लगाऊं, मुझे कौन चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मुझे CaCO3 चाहिए, तो मैं एरो इसके तरफ लगा देती हूँ। ठीक है, अब देखिए आगे चलते हैं। अब ये ठीक से हमारा लिखने का काम हो गया, यानी कि दूसरा सेकंड स्टेप हमने पूरा कर लिया। थर्ड स्टेप क्या है, यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड करते हैं। 1 ml से कितना मिलेगा बेटा जी, 100 बाय 22,400, ठीक है। और 280 ml से कितना मिलेगा बच्चा, देखिएगा 100 बाय 22,400 मल्टीप्लाई 280, ठीक है। आप देखेंगे बेटा जी, तो 0 से 0 कट जाएंगे, ये भी कुछ 2 से कटेगा, और जब आप इसको कंप्लीटली कर लोगे तो इसका आंसर 1.25 ग्राम आ जाएगा, जब आप खुद कैलकुलेट करना और आंसर को मैच कर लेना, ठीक है। 1.25 ग्राम आना चाहिए। डन, समझ में आया 3 स्टेप्स। पहला क्या, बैलेंस इक्वेशन, दूसरा क्या, ठीक से लिखना, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखना, तीसरा कॉन्सेप्ट क्या, तीसरी चीज क्या, यूनिटरी मेथड। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं, अब बेटा जी मैं थोड़ा सा ना 10th क्लास का मैथ डाल दूं, थोड़ा सा, ठीक है। परसेंटेज टॉपिक तो आपने पढ़ा होगा, क्योंकि बच्चा जब फिजिकल केमिस्ट्री में क्वेश्चन आता है ना, तो वो ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि हाँ भाई आपको 8th 9th 10th वाली मैथ जो है वो उतनी तो आनी चाहिए, ठीक है। बहुत छोटा सा मैथ है, कर लोगे आप। लिखेंगे, कैलकुलेट द वेट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, कैलकुलेट द वेट लिख लो, मास लिख लो, मर्जी आपकी, कैल्शियम ऑक्साइड obtained by heating, क्या ले 300 ग्राम 300 ग्राम CaCO3 of 90% प्योरिटी और प्योर सैंपल, ठीक है, और प्योर सैंपल। कैलकुलेट द मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग 300 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड ऑफ 90% प्योर सैंपल, ठीक है। चलो करते हैं। देखो बेटा जी क्या पूछ रहा है हमसे, CaCO3 है, हीट किया, क्या बनेगा CaO प्लस CO2। अभी तक हमने इन दोनों की बात की थी, लेकिन अब वो किसकी बात करा रहे हैं हमसे, इसकी, ठीक है, और इसके भी मास की, यानी कि 56 ग्राम बनेगा इसका, ठीक है बेटा जी। और कितने से मिलेगा इसका, 100 ग्राम से, क्योंकि दोनों की बात जो है ग्राम में है, तो मैंने ग्राम में लिख दिया। पहली चीज बैलेंस है, दूसरी चीज ठीक से लिखना। अब तीसरी चीज यहाँ पर मैंने कहा था यूनिटरी मेथड, बिल्कुल। अब समझिए बेटा जी, वो कह रहा है 300 ग्राम ऑफ 90% प्योर सैंपल, ठीक है, यानी कि 10% क्या है, उसके अंदर इम्प्योरिटी आ गई है, ठीक है। 10% क्या आ गई, इम्प्योरिटी, तो 10% तो वेस्ट होगा ना भाई, इसका जो टोटल सैंपल आया उसमें 10% वेस्ट था, ठीक है, तो इसका आप 90% निकाल लीजिए, यानी कि यूजफुल कितना होगा, CaCO3 कितना होगा, तो आप निकालेंगे इसका 90%, तो 90% कितना आ जाएगा बेटा जी, 0 से 0 गया, 270 ग्राम, 270 ग्राम यूजफुल है, और 30 ग्राम जो है वो हमारा क्या है, वेस्ट है। क्या है, वेस्ट, वो हमारे किसी यूज का ही नहीं बेटा जी। अभी तक आपको क्या दिया जा रहा था, अभी तक आपको एक ही सैंपल देते थे, उसमें परसेंटेज प्योरिटी लेकर नहीं आए थे, लेकिन अब क्या है, क्या लेकर आ रहे हैं बेटा जी, वो प्योर सैंपल और इम्प्योर सैंपल, मतलब कि सैंपल के अंदर कितना सैंपल प्योर है, ठीक है। अब वो कॉन्सेप्ट भी धीरे धीरे उठा रहे हैं, और अगला लेक्चर उसी के बारे में होगा, ठीक है। सो डोंट वरी,
अभी क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में क्या, सिंपल परसेंटेज, यही 8th 9th वाला मैथ यूज हुआ है बेटा जी। तो आपको पूछा है कि 270 ग्राम से कितना मिलेगा, क्योंकि 300 में से 30 ग्राम तो हमारा वेस्ट है, ठीक है। तो इससे कितना मिलेगा बेटा जी, 1 ग्राम से कितना, और 270 ग्राम से मल्टीप्लाई कर दीजिए 270 से, और अगर आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे बेटा जी, तो इसका मल्टीप्लाई आप खुद भी कर सकते हो, और आएगा 151.2 ग्राम। ठीक है, क्लियर होगी बात, समझ में आ गई? ओके, डन, वेरी गुड। अच्छा बेटा जी, अब जो हमने ये कॉन्सेप्ट लिया है, ये कॉन्सेप्ट लिया था परसेंटेज प्योरिटी का और प्योर सैंपल का, इसके और क्वेश्चंस हम अगले लेक्चर में शुरू करेंगे, और अगला लेक्चर परसेंटेज प्योरिटी, परसेंटेज यील्ड के बारे में होगा। तो वहां मिलते हैं आपसे, एंड पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और बहुत 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 खुश रहिए। बाय।